Zero to Professional English Course, a creation of Habib Riaz. Lesson number 11, Preposition, Part 1. For a better experience of the course, you should buy our book, Golden English, Intermediate Level 2, 0 to Professional English Guide, a golden gift for English learners. What is inside the book? This book is very beneficial for intermediate level students. It contains part of speech, auxiliary verbs or modals, some additional structure of English sentences, 20 stories for Urdu to English practice, direct and indirect, 20 lessons for English text reading and understanding, 35 lessons for English speaking practice, and many more things. I am sure that my book, Golden English, would be a perfect need for English learners, as this will serve as a complete guide to improve their English skills, starting from zero knowledge to advanced levels. Especially translation, English text understanding, and speaking skills, whether starting from zero knowledge to advanced levels. Error is human nature, so if you notice any mistakes in the book, please do not hesitate to inform me. I would be grateful for this act of kindness. If you like, you may share this course with your friends and relatives. To stay updated about our courses and opportunities, please follow us on the links given below in the description. Let's begin with the lesson. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 11 और आज के सबक में हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रीपोजिशन को। और प्रीपोजिशन ये बहुत ही अहम चैप्टर है हमारी ज़िंदगी का, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, प्रीपोजिशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बड़े से बड़े लोग फंस जाते हैं और ख़ास तौर पर एग्ज़ाम वगैरह में, यहाँ तक कि जो बड़े बड़े एग्ज़ाम होते हैं उनमें प्रीपोजिशन के बारे में सवाल किया जाता है और बड़े अच्छे से अच्छे टैलेंटेड लोग भी फंस जाते हैं। इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप इस लेसन को बहुत ही संजीदगी से लें और अच्छे से पढ़ें। ओके गाइज, तो आज के सबक में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के प्रीपोजिशन को तफसील के साथ पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले हम रिवाइज करना चाहेंगे पिछले सबक में हमने क्या पढ़ा था। पिछले सबक में हमने पढ़ा था एडवर्ब, और एडवर्ब के बारे में मैंने क्या बताया था। एडवर्ब किसे कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं ऐसे अल्फाज को जो फेल के मानी में या सिफत के मानी में या बजाते खुद एडवर्ब के मानी में इजाफा करे, उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं एडवर्ब। जैसे कि आप मिसाल देख सकते हैं, महमूद वर्क्स फास्ट, यहाँ पर आप देख सकते हैं फास्ट ये एडवर्ब है और वर्क्स यानी वर्ब के माने में इजाफा कर रहा है। उसी मिसाल है शी इज़ सो इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट यहाँ पर ये एडजेक्टिव है और देख सकते हैं कि सो आकर के यहाँ पर एडजेक्टिव के माने में इजाफा कर रहा है, तो इसको बोलेंगे एडवर्ब। यहाँ पर आपका क्वाइट करेक्टली, ही रीड्स दैट टेक्स्ट क्वाइट करेक्टली, कि वो मतन को, इबारत को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ रहा है। तो पर करेक्टली ऑलरेडी एडवर्ब था, लेकिन क्वाइट आकर के एडवर्ब के माने में इजाफा कर रहा है, तो इसको हम क्या नाम देंगे? इसको हम नाम देंगे एडवर्ब। ओके, तो तारीफ हुई एडवर्ब की। आगे हमने पढ़ा था काइंड्स ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब कितने तरीके के होते हैं? तो मैंने बताया था एडवर्ब की कुल 9 किस्में हैं। पहले को हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। एडवर्ब ऑफ टाइम किसे कहते हैं? जो वक्त को बतलाए। इसी तरह से एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं जो ये बतलाए कि कोई काम या कोई चीज़ कितनी बार हुई है, 1 बार हुई है, 2 बार हुई है, 3 बार हुई है। आगे हमने पढ़ा था एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस किसे कहते हैं? जो जगह को बतलाए। ठीक है, कोई किसी जगह को बतलाए, जैसे हियर है, दियर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। आगे हमने पढ़ा एडवर्ब ऑफ मैनर। एडवर्ब ऑफ मैनर किसे कहते हैं? उन अल्फाज को कहते हैं जो ये बतलाएं कि कोई काम किस ढंग से हो रहा है, किस तरीके से हो रहा है, तो उसको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। आगे हमने पढ़ा था एडवर्ब ऑफ रीज़न। तो रीज़न से क्या पता चल रहा है? जो वजह को बतलाए। तो इसका मतलब ये है अंग्रेजी ज़ुबान के अल्फाज जो रीज़न को बतलाएं, किसी वजह को बतलाएं, तो उसको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ रीज़न। आगे हमने पढ़ा था एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री। तो एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी किसे कहते हैं? उन अल्फाज को कहा जाता है जो किसी काम के, किसी सिफत के या किसी एडवर्ब के ही क्वांटिटी यानी मिकदार को बतलाएं, उसके लेवल को बतलाएं, तो उसको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी। आगे हमने पढ़ा था एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड निगेशन। तो एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन किसे कहते हैं? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन या निगेशन कहते हैं उन अल्फाज को जो ये बतलाएं कोई काम हुआ है, यानी ताकीद करें या नफी करें उस काम की, तो उसको हम बोलते हैं एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। आगे हमने पढ़ा रिलेटिव एडवर्ब।
तो रिलेटिव एडवर्ब के बारे में हमने क्या पढ़ा था? रिलेटिव एडवर्ब के बारे में हमने पढ़ा था कि उन अल्फाज को कहा जाता है जो दो जुमलों के बीच में आए और रब्त पैदा करें, ठीक है। और ये रब्त किस ताल्लुक से हो? जगह के ताल्लुक से हो या वक्त के ताल्लुक से हो, और इसके अलावा दो तीन चीज़ें और थी जिसको हमने तफसील के साथ पढ़ा था। आगे हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव एडवर्ब। इंट्रोगेटिव एडवर्ब किसे कहते हैं? उन अल्फाज को कहा जाता है जो सवाल करने के लिए इस्तेमाल होते हैं, जो जुमलों में आते हैं और उनके ज़रिए सवाल किया जाता है, तो उनको हम नाम देते हैं इंट्रोगेटिव एडवर्ब। ओके गाइज, तो आगे हमने पढ़ा एडवर्ब की मुख्तलिफ शक्लें हैं जिनमें से हमने 10 को पढ़ा था। पहली शक्ल हो सकती है कि एडजेक्टिव भी एडवर्ब हो जाता है कभी कभी। आगे हमने पढ़ा था एडवर्ब एडजेक्टिव की शक्ल में होता है तो कभी उसके आखिर में ly बढ़ा देते हैं, यानी कभी कभी हम एज इट इज़ इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन कभी कभी ly बढ़ा देते हैं, तो हमारा क्या हो जाता है? जो हमारा एडवर्ब हो जाता है। इसी तरह से कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जो प्रीपोजिशन के बाद नाउन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, यानी प्रीपोजिशन के बाद आ जाते हैं, उनको भी हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। एडवर्ब की शक्ल है जैसे कि डिग्री है, वैल्यू है, मेजरमेंट है, वेट है, डिस्टेंस है, प्लेस वगैरह है, इनको भी हम अक्सर एडवर्ब के माने में इस्तेमाल करते हैं। आगे हमने पढ़ा एडवर्ब ऑफ मैनर, क्या अगर हमें एडवर्ब ऑफ मैनर बनाना हो तो इसके लिए हम एडजेक्टिव के आखिर में ly बढ़ा देते हैं तो हमारा एडवर्ब बन जाता है। आगे हमने पढ़ा जब किसी एडजेक्टिव के आखिर में y हो, उससे पहले कंसोनेंट हो, तो इस सूरत में y को i में बदल देते हैं और फिर ly का इजाफा कर देते हैं तो हमारा एडवर्ब बन जाता है। आगे हमने पढ़ा था जब किसी एडजेक्टिव के आखिर में le हो तो इसको एडवर्ब बनाते वक्त हम e को y में बदल देते हैं। ओके, तो हमारा क्या बन जाता है? एडजेक्टिव से एडवर्ब बन जाता है। आगे हमने पढ़ा था कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जिनको नाउन और एडजेक्टिव की मदद से बनाया जाता है, नहीं नाउन और एडजेक्टिव को जोड़ करके हम एडवर्ब बना देते हैं। आगे हमने पढ़ा कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव और प्रीपोजिशन की मदद से बनते हैं। ओके, आगे हमने पढ़ा कि कुछ एडवर्ब ऐसे होते हैं जो कंजंक्शन एंड के साथ जोड़कर बनाए जाते हैं, यानी एंड दोनों के बीच में पाया जाएगा, तो इस तरीके से हमारा वो एडवर्ब बनेगा। तो ये एडवर्ब की कुल 10 शक्लें थी और ये हमारा पिछले सबक का खुलासा था, रिवीजन था, उसका यादा था, उसका मुराजा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ओके गाइस, अब जो कुछ हमने अभी आपके सामने एक्सप्लेन किया, जो कुछ अभी आपके सामने बताया, उसी की रोशनी में अब हम करने जा रहे हैं अपना होमवर्क। ओके, तो अगर आपने सही से लेसन को समझा होगा और आपने उसको पढ़ा होगा तो इंशाल्लाह आपको ये होमवर्क समझ में आएगा। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का ये होमवर्क। आपके सामने क्वेश्चंस आएंगे और आपके पास कुल 15 सेकंड होंगे और आपको ऑप्शन दिया हुआ मिलेगा। उन चारों ऑप्शन में से जो सही होगा उसी को आपको सेलेक्ट करना है और आपको बताना है कि आपका कितना सही हुआ आखिर में। In this part, we will check our grammar. Please remember that this is a multiple choice question where you have to choose the correct answer. For every question, you have only 15 seconds. Let us begin with the test. Here is the correct answer. Here is the correct answer. Here is the correct answer. Here is the correct answer.
Here is the correct answer. Here is the correct answer. Here is the correct answer. Here is the correct answer. Here is the correct answer. Here is the correct answer. Here is the correct answer. Here is the correct answer. Here is the correct answer. Here is the correct answer. Here is the correct answer. ओके गाइस, तो ये हमारा होमवर्क था। उम्मीद करता हूँ कि आपने मैच किया होगा। अब हम आपको बताएंगे इनके आंसर्स क्या हैं, क्यों हैं। ओके, तो ये हमारा होमवर्क था, और होमवर्क क्या था कि आपको एडवर्ब
की किस्म का तयन करना था, आपको बताना था कि कौन सा एडवर्ब है यहाँ पर। और उम्मीद करता हूँ कि आपने काफ़ी हद तक अच्छा ही किया होगा, और आप लोग ज़रूर कमेंट में हमें बताएं कि आपको कितना मिला। ओके, पहला जुमला है ही हार्डली स्पीक्स अबाउट दिस। हार्डली यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है, तो गोया कि इसमें कहना चाह रहा है कि बहुत कम ही बोलता है, वो बमुश्किल बोलता है। तो यहाँ पर होगा इसका, ये आपको कहलाएगा फ्रीक्वेंसी। ओके, यानी कितनी बार बोलता है, बहुत कम बोलता है, तो बोलेंगे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। उसके बाद है दे केम लेट। लेट यहाँ पर आपका हो जाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम, ताखीर, यानी लेट आ रहा है तो उसका माना बतला रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। वेयर इज माई की, इसको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब, चूंकि सवाल किया जा रहा है। उसके बाद शुमैला वेंट देयर 3, तो यहाँ पर इसका मतलब 3 दफ़ा, तो इसमें भी ये फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ओके, शी राइट्स करेक्टली, यहाँ पर मैनर को बतला रहा है, सही तरीके से वो लिख रही है, तो इसलिए इसको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। उसके बाद आई डू नॉट नो वेयर दे गो फॉर जॉगिंग। यहाँ पर वेयर ये बीच में आया हुआ है 2 जुमलों के, और 2 जुमलों को जोड़ रहा है, इसलिए यह क्या होगा, ये आपका होगा रिलेटिव एडवर्ब। उसके बाद है पुट द मोबाइल देयर, तो यहाँ पर देयर के माने होते हैं वहाँ, तो ये कहलाएगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। राइल इज़ वेरी इंटेलिजेंट, यहाँ पर वेरी आया हुआ है, वेरी के माने होते बहुत, गोया की मिकदार को बतला रहा है, तो इसको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी या डिग्री। दे विल कम सून, यानी वो लोग जल्दी आएंगे, तो यहाँ पर सून के माने जल्दी, गोया के वक्त को बतला रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। उसके बाद है व्हेन आर दे कमिंग टू द ऑफिस। व्हेन आया हुआ है, गोया कि इसमें सवाल कर रहा है, तो इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब। हमारे अगले जुमले थे ही ड्राइव्स द कार फास्ट। फास्ट यहाँ पर तेज के माने में, गोया कि वो बहुत तेज गाड़ी चलाता है, तो फास्ट यहाँ पर आपका कहलाएगा एडवर्ब ऑफ मैनर। आई हैव ऑलवेज इन्फॉर्म यू अबाउट दिस, यहाँ पर ऑलवेज आपका फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी कितनी बार, यानी हमेशा। टेल मी व्हेन यू आर गोइंग टू सऊदी, यहाँ पर व्हेन आपका कहलाएगा रिलेटिव एडवर्ब, चूंकि 2 जुमलों को जोड़ रहा है आपस में। उसके बाद है ही गोज टू मीट हिज फादर मंथली। मंथली का मतलब माहाना, महीने में, ठीक है, तो यहाँ पर मंथली क्या कहलाएगा, आपका कहलाएगा एडवर्ब ऑफ टाइम। उसके बाद आई एम वेटिंग फॉर यू आउटसाइड द पार्क। आउटसाइड चूंकि जगह के माने में है, जगह को बतला रहा है, इसलिए हम इसको बोलेंगे एडवर्ब ऑफ प्लेस। ओके, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा सारा कुछ। तो ये आपके आंसर से उम्मीद करता हूँ कि आपने इसी ही तरह किया होगा। ओके गाइस, तो हम पढ़ने जा रहे हैं अपना आज का नया सबक, और आज का जो सबक हमारा वो है प्रीपोजिशन। ओके, प्रीपोजिशन किसे कहते हैं गाइस? प्रीपोजिशन कहते हैं अंग्रेजी ज़ुबान के उन अल्फाज को, उन कलिमात को जो जुमले में इस्तेमाल होते हैं और 2 नाउन के बीच में आते हैं या 2 प्रोनाउन के बीच में आते हैं, और जुमले में मौजूद दूसरे नाउन से उसके ताल्लुक़ को जोड़ते हैं। अब वो ताल्लुक़ जगह के नाये से भी हो सकता है, वक्त के नाये से भी हो सकता है, और दीगर नायों से हो सकता है। ओके, तो इसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे आपका प्रीपोजिशन। ओके, जैसे कि आप कहें द बुक इज़ ऑन द टेबल, यहाँ पर आप देख सकते हैं द बुक इस्तेमाल किया आपने, और यहाँ पर ऑन का आपने इस्तेमाल किया, और द टेबल, देखिए 2 नाउन के बीच में रब्त पैदा कर रहा है। द टेबल का ताल्लुक किससे जोड़ रहा है? किताब से जोड़ रहा है, और इसने जो ताल्लुक जोड़ा है वो जगह के नाहिए से जोड़ा है। ठीक है, जो ताल्लुक पाया गया किताब और टेबल के दरमियान, वो ताल्लुक क्या है? जगह है। ओके, जगह के हिसाब से, यानी टेबल पर, कौन सी जगह? टेबल पर वो किताब है, तो इसको हम क्या बोलेंगे कि प्रीपोजिशन ने जगह के नाहिए से इसके ताल्लुक को जोड़ा। ये आपकी पहली मिसाल हुई। दूसरी मिसाल है महमूद लिव्स इन न्यू दिल्ली, कि महमूद कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नाउन के पहले इस्तेमाल हुआ है, और इससे पहले हमूद है, ये भी एक नाउन है। तो न्यू दिल्ली और महमूद या हमूद के ताल्लुकात को जोड़ता है किसके नाहिए से? मकान के नाहिए से, प्लेस के नाहिए से। ठीक है, तो ये आपकी दूसरी मिसाल हुई प्रीपोजिशन की। इसकी तीसरी मिसाल है ही टर्न टू द लेफ्ट सडनली, कि वो अचानक मुड़ गया। तो पर आप देख सकते हैं द लेफ्ट ये नाउन है, ही ये भी एक नाउन है जो जुमले में पाया गया, और ही का ताल्लुक किससे जोड़ रहा है? द लेफ्ट, यानी बाएं जानिब। तो और ये ताल्लुक जो जोड़ रहा है टू किस नाहिए से जोड़ रहा है? सिम्त के नाहिए से, यानी दाएं बाएं जानिब मुड़ गया।
ठीक है, तो ये आपकी तीसरी मिसाल हुई प्रीपोजिशन की। इसकी अगली मिसाल है आई विल बी देयर एट 3 o'clock। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 o'clock ये एक नाउन है और आई भी है। तो 3 o'clock का ताल्लुक किससे जोड़ रहा है? आई के साथ जोड़ रहा है। और ये जो ताल्लुक जोड़ रहा है एट वक्त के नाहिये से जोड़ रहा है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे प्रीपोजिशन। ओके, तो प्रीपोजिशन की तारीफ क्या होगी? प्रीपोजिशन उन अल्फाज को कहा जाता है तो जुमलों में आते हैं नाउन से पहले और उस जुमले में मौजूद दीगर नाउन से दूसरे वाले नाउन का ताल्लुक जोड़ते हैं, चाहे जगह के नाहिये से या मकान के नाहिये से या सिमत के नाहिये से या वक्त के नाहिये से। ओके, तो गोया कि अगर हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करेंगे तो यही 4 चीज़ों में से कोई एक वजह हो सकती है। ओके, जगह, मकान, सिमत, वक्त। ठीक है, इसके अलावा और भी इसके इस्तेमाल आते हैं जिसको हम इंशाल्लाह तफसील के साथ अभी पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो ये प्रीपोजिशन की तारीफ हुई। प्रीपोजिशन की किस्में बहुत सारी हैं, 3 किस्में हैं, लेकिन इनकी किस्मों को पढ़ने से पहले हमारे लिए ज़रूरी है कुछ अहम जानकारी हम ले लें प्रीपोजिशन के बारे में। ओके, पहली चीज़ ये है कि प्रीपोजिशन का अपना एक ऑब्जेक्ट होता है और इससे मुराद वो इस्म या इसमें ज़मीर है जिस पर प्रीपोजिशन दाखिल हो। यानी जिस पर प्रीपोजिशन दाखिल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, चाहे इस्म हो चाहे कुछ भी हो। ठीक है, जिस पर भी प्रीपोजिशन आ जाए उसको हम क्या नाम देंगे? उसको हम नाम देंगे ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। जैसे कि आप कहें द बुक इज ऑन द टेबल, आप कहें आई विल बी एट होम बाय देन, आप कहें प्लीज गो फ्रॉम हेयर, आप कहें द नॉइज कम्स फ्रॉम अक्रॉस द रिवर, प्लीज पे अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से। ओके, तो यहाँ पर द टेबल, देन, हेयर, अक्रॉस द रिवर, वट एवर आई एम गोइंग टू से, ये सारे के सारे क्या है? ये ऑब्जेक्ट है किसके? प्रीपोजिशन के। और यहाँ पर द टेबल का प्रीपोजिशन ऑन है, देन का प्रीपोजिशन बाय है, हेयर की प्रीपोजिशन फ्रॉम है और अक्रॉस द रिवर की प्रीपोजिशन फ्रॉम है और व्हाट आई एम गोइंग टू से इसका ऑब्जेक्ट क्या है? यानी टू का ऑब्जेक्ट है ये। तो गोया कि ये आपके नाउन हो गए, ये आपका एडवर्ब हो गया, ये भी आपका एडवर्ब हो गया, ये फ्रेज हो गया और ये भी आपका क्लॉज हो गया। तो गोया कि जिस पर भी, इसको आप खास ना करें इसमें ज़मीर से, बल्कि जिस पर भी, किस पे भी आ सकता है, तो जिस पर भी प्रीपोजिशन दाखिल हो उसको हम क्या नाम देंगे? ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो इन जुमलों में द टेबल, देन, हेयर, अक्रॉस द रिवर, व्हाट आई एम गोइंग टू से, ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे क्या? ऑब्जेक्ट हैं किसके? प्रीपोजिशन के। तो पहली चीज क्या आपको ध्यान देनी है? पहली चीज ये है कि प्रीपोजिशन का अपना एक ऑब्जेक्ट होगा और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? जिस पर प्रीपोजिशन दाखिल हो। ओके, ये पहली बात हुई। दूसरी बात जो आपको जाननी है वो ये है कि प्रीपोजिशन के एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जरूरी नहीं कि एक ही ऑब्जेक्ट हो, बल्कि एक से ज्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। जैसे कि आप कहें ही प्लेज विद बैट एंड बॉल, यहाँ पर विद आया हुआ है, ये प्रीपोजिशन है और किस पे दाखिल हुआ? बैट एंड बॉल, तो ये आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ओके, बैट एंड बॉल। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैट भी ऑब्जेक्ट है और बॉल भी ऑब्जेक्ट है, तो दो ऑब्जेक्ट है किसके? विद, जो कि प्रीपोजिशन है इसके। ओके, तो ये दूसरी बात हुई जिसको आपका जानना जरूरी है या जिसका जानना आपके लिए जरूरी है। तो प्रीपोजिशन के लिए दूसरी बात जो जरूरी वो ये है कि प्रीपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट होगा और वो ऑब्जेक्ट एक भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट दो भी हो सकते हैं, दोनों दो हो सकते हैं, इसके अलावा भी हो सकते हैं। ठीक है, एक से ज्यादा कहा गया है। ओके गाइस, ये दूसरी बात हुई। ऑब्जेक्ट के बारे में तीसरी बात जो जाननी है वो ये है कि प्रीपोजिशन को हम ऑब्जेक्ट से पहले लिखते हैं। जैसे कि आप कहें द बुक इज ऑन द टेबल, आप कहें हमूद लिव्स इन न्यू दिल्ली, आप कहें ही टर्न टू द लेफ्ट सडनली, आई विल बी देयर एट 3 o'clock। तो इन सारी मिसालों में आप देख रहे हैं कि सब में जो प्रीपोजिशन का हमने इस्तेमाल किया है वो इसके ऑब्जेक्ट से पहले किया है। ओके, देख सकते हैं ऑन द टेबल, न्यू दिल्ली, द लेफ्ट, 3 o'clock। इन सारी की सारी मिसालों में हम देख रहे हैं कि हमने ऑब्जेक्ट्स के पहले ऑन का यानी प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया। यही असल कायदा है। लेकिन कुछ सिचुएशन ऐसी होती हैं, कुछ सूरतें ऐसी हैं अंग्रेजी जुबान में कि हम ऑब्जेक्ट को प्रीपोजिशन के साथ नहीं लिखते हैं। ओके, हो सकता है हम इसको आखिर में लिखें, यानी पहले हम ऑब्जेक्ट लिख दें उसके बाद हम प्रीपोजिशन को लिखें। ये सिचुएशन भी आ सकती है और इस तरह की जो सिचुएशन आएगी वो कुल 3 तरह के होंगे। पहली सिचुएशन है कि अगर जुमले में डेट आ जाए और ये किसका काम करे? रिलेटिव प्रोनाउन का, यानी दो जुमलों को जोड़े।
तो जब भी लफ्ज डेट आ जाए जुमले के अंदर एज अ रिलेटिव प्रोनाउन, तो इस सूरत में अगर ये डेट ऑब्जेक्ट बन रहा है किसका, प्रीपोजिशन का, तो प्रीपोजिशन को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे इसके साथ। ओके, जैसे कि आप कहेंगे दिस इज द कार डेट वी वर टॉकिंग अबाउट। यहाँ पर अबाउट ये प्रीपोजिशन है और डेट या इसका ऑब्जेक्ट है किसका, प्रीपोजिशन का, अबाउट डेट। ओके, लेकिन यहाँ पर जो डेट आया हुआ है ये ऑब्जेक्ट है किसका, प्रीपोजिशन का, लेकिन यहाँ पर ये एज रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, एज रिलेटिव प्रोनाउन इस्तेमाल हुआ है, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम पहले लिखेंगे और प्रीपोजिशन को हम बाद में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कायदा लिखा हुआ मिल जाएगा कि जब भी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन डेट हो, वो एज अ रिलेटिव प्रोनाउन हो और जुमले के बीच में आ जाए तो हम प्रीपोजिशन को लास्ट में लिखेंगे, यानी एक साथ नहीं लिखेंगे। ठीक है, जैसे ही दिस इज द कार डेट वी वर टॉकिंग अबाउट, अगर आप कह देते हैं दिस इज द कार अबाउट डेट वी वर टॉकिंग, तो ये आपका जुमला सही नहीं होगा, गलत माना जाएगा। तो ये पहली हालत हुई जब हम प्रीपोजिशन को उसके ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं या उसके साथ नहीं लिखते हैं। ओके गाइस, इसकी दूसरी शक्ल हो सकती है कि अगर प्रीपोजिशन का इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ऑब्जेक्ट हो, यानी कोई इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है और वो ऑब्जेक्ट बन रहा है किसका, प्रीपोजिशन का, तो इस सूरत में भी हम प्रीपोजिशन को आखिर में लिखते हैं। जैसे कि आप कहते हैं व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तो यहाँ पर है असल में अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग, असल में क्या है, अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग, लेकिन हमने प्रीपोजिशन को लास्ट में लिखा और इसके ऑब्जेक्ट को पहले लिखा। और मैंने क्या बताया, रूल क्या है कि जब प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो, तो हम उसको आखिर में लिखते हैं। तो जैसे हम कहेंगे व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आप नहीं कहेंगे अबाउट व्हाट आर यू टॉकिंग। अगर आप ऐसा कहते हैं तो स्पीकिंग में तो चल जाएगा, लेकिन रिटन में आपका जुमला सही नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये कायदे के खिलाफ आप लिख रहे हैं। तो इस चीज़ का आपको ख्याल रखना होगा। इसकी तीसरी शक्ल हो सकती है कि कभी कभी हम जुमले में जोर पैदा करना चाहते हैं तो प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट को पहले और प्रीपोजिशन को उसके बाद जिक्र करते हैं, यानी प्रीपोजिशन को हम आखिर में लाते हैं। कब, जब हम जुमले में जोर पैदा करना चाहें। और ये चीज़ उर्दू में भी पाई जाती है कि जुमले में जोर पैदा करने के लिए हम किसी चीज़ को बदल देते हैं, यानी उसका जो स्ट्रक्चर है उसके खिलाफ हम उसको लिख देते हैं। तो यहाँ पर वही चीज़ है कि अगर आप जुमले में जोर पैदा करना चाहते हैं तो आप प्रीपोजिशन को बाद में लाएं और इसके ऑब्जेक्ट को पहले लाएं। जैसे कि आप कहें दिस आई आस्क्ड फॉर, तो असल में है दिस आई आस्क्ड, यानी आई आस्क्ड फॉर दिस, असल में ये आई आस्क्ड फॉर दिस, लेकिन आप जोर पैदा करना चाह रहे हैं कि यही वही चीज़ है जिसको मैंने चाहा, जिसको मैंने कहा, जिसका मैंने मुतालबा किया, जिसके बारे में मैंने पूछा। तो यहाँ पर आप जोर पैदा करना चाह रहे हैं, तो इसलिए आपने फॉर को यानी प्रीपोजिशन को आखिर में लिखा और दिस को आपने पहले लिखा, जो कि कायदे के खिलाफ है। कायदे में आपने क्या पढ़ा है कि हम प्रीपोजिशन को पहले लिखते हैं और ऑब्जेक्ट को बाद में लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर उसके बलखिलाफ है। तो ये तीसरी शक्ल हुई। तीसरी शक्ल क्या हुई? तीसरी शक्ल ये हुई कि जब भी हम जुमले में जोर पैदा करना चाहते हैं तो इस सूरत में हम प्रीपोजिशन को आखिर में लिखते हैं और इसके ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। ओके गाइज, तो ये सारी बातें हुई बहुत ही अहम और ज़रूरी प्रीपोजिशन के ताल्लुक से। अब हम आगे चलते हैं और हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कितने तरह के होते हैं, इसकी कुल कितनी किस्में हैं? तो प्रीपोजिशन की कुल 3 किस्में हैं। पहले को हम कहते हैं सिंपल प्रीपोजिशन, दूसरे को हम बोलते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन और तीसरे को हम बोलते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन। और यहाँ पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि प्रीपोजिशन की मुख्तलिफ नाहिये से अलग अलग तरीके से लोगों ने बहुत सारी किस्में बयान की हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ या मैं जो आपको पढ़ाऊँगा वो स्ट्रक्चर के नाहिये से, स्ट्रक्चर का मतलब बनावट, प्रीपोजिशन कैसे बना है उसके नाहिये से इसकी कुल 3 किस्में हैं, ठीक है। अगर आप कहीं पढ़ें तो आपको कहीं मिलेगा प्रीपोजिशन ऑफ टाइम, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, तो वो जो आपको किस्में मिलेंगी वो मानी के एतबार से मिलेंगी। और अगर हम मानी के एतबार से प्रीपोजिशन की किस्मों को बांटने लग जाएं तो मुझे लगता है पता नहीं कितनी किस्में आ जाएंगी, 20, 30, 40, 50। चूँकि हम प्रीपोजिशन का इस्तेमाल मुख्तलिफ मानी के लिए करते हैं, कभी जगह के लिए, कभी सिमत के लिए, कभी वजह के लिए, कभी किसी लिए, कभी किसी लिए,
तो अगर हम मानी के एतबार से इसको तकसीम करें तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, ठीक है। जितने अल्फाज होंगे, जितने मानी निकलेंगे, उतनी किस्में निकल जाएंगी। तो इसलिए हमने काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन को यहाँ पर किस नाइए से बांटा है, बनावट यानी बनाने के एतबार से प्रीपोजिशन की कुल 3 किस्में हैं। ये चीज़ आपके जहन में होनी चाहिए। ओके गाइज, तो आगे चलते हैं। बनावट के एतबार से जो प्रीपोजिशन की 3 किस्में हैं, इसमें से हम एक को पढ़ते हैं, पहले को पढ़ते हैं सिंपल प्रीपोजिशन। सिंपल प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? सिंपल प्रीपोजिशन कहते हैं उस प्रीपोजिशन को जो असली हो, जो किसी और से ना बना हो, अकेला हो, वाहिद हो। जैसे कि द बुक इज ऑन द टेबल, आई एम इन द मार्केट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ हमने ऑन का इस्तेमाल किया, यहाँ पर हमने इनका इस्तेमाल किया, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल सिंगुलर है, किसी और से नहीं बने हैं। इनका अपना खुद का यानी असली है, बिल्कुल असली हीरा ही है, किसी और से नहीं बने हुए हैं। तो इसलिए इनको क्या बोलेंगे? इनको हम बोलेंगे सिंपल प्रीपोजिशन। ठीक। इसकी दूसरी किस्म है कंपाउंड प्रीपोजिशन। लफ्ज़ कंपाउंड सही लग रहा है कि जोड़कर बनाया गया होगा। तो कंपाउंड प्रीपोजिशन किसे कहेंगे? कंपाउंड प्रीपोजिशन उन प्रीपोजिशन को कहा जाता है जिनको नाउन या एडवर्ब या एडजेक्टिव वगैरह से जोड़कर बनाया जाए, यानी जिनको जोड़कर बनाया जाए और उसमें एटलीस्ट 2 चीज़ें हो। ठीक है, 2 वर्ड से मिलकर बना हो, अब चाहे वो वर्ड एडजेक्टिव हो, चाहे एडवर्ब हो, चाहे वो नाउन हो। तो जो बिल्कुल खुद का ना हो बल्कि जोड़कर बनाया गया, उसको हम क्या बोलेंगे? कंपाउंड प्रीपोजिशन। जैसे कि आप कहें अक्रॉस, जैसे में क्रॉस है, इससे बना अक्रॉस। आप अलॉन्ग, लॉन्ग से अलॉन्ग हुआ। इसी तरह से अमिड्स, ओके, बिफोर, बिलो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सारे के सारे एक नहीं है, असली नहीं है, बल्कि इनको जोड़ा गया, अक्रॉस, अलॉन्ग, अमिड्स, बिफोर, बिलो। ओके, तो ये सारे के सारे क्या कहलाएंगे? ये सारे के सारे कंपाउंड प्रीपोजिशन कहलाएंगे। ओके। प्रीपोजिशन की तीसरी जो किस्म है जिसे हम फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं। फ्रेज प्रीपोजिशन किसे कहा जाता है? अल्फाज के मजमूए को कहा जाता है जिनका मुकम्मल माना नहीं होता है। अल्फाज के मजमूए जिनका मुकम्मल माना ना हो और जुमले में एज अ प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुए हों। ठीक है, जैसे कि आप कहें अकॉर्डिंग टू, ये अल्फाज के मजमूए हैं और ये मुकम्मल माना नहीं दे रहे हैं, और अकॉर्डिंग टू का इस्तेमाल हम जुमले में प्रीपोजिशन के तौर पर करते हैं। आप कहें इन अकॉर्डेंस विद, आप कहें इन प्लेस ऑफ, आप कहें इन एडिशन टू, आप कहें इन रेफरेंस टू, आप कहें अलॉन्ग विद, आप कहें ऑन बिहाफ ऑफ, आप कहें इन रिगार्ड टू, आप कहें अवे फ्रॉम, आप कहें इन केस ऑफ। तो यहाँ पर सारे के सारे ये अल्फाज के मजमूए हैं, यानी एक से ज़ायद अल्फाज हैं और इनका मुकम्मल माना नहीं, ये सारे के सारे फ्रेज हैं और इनको हम जुमलों में एज प्रीपोजिशन इस्तेमाल करते हैं। तो ये प्रीपोजिशन की तीसरी किस्म हुई बनावट के एतबार से। ओके गाइस, तो सारी बातें हुई किसके बारे में? प्रीपोजिशन की किस्मों के बारे में। अब आगे चलते हैं और आज के सबक में हम कुछ अहम प्रीपोजिशन को पढ़ेंगे जिनकी हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है। हम जिनकी ज़रूरत रोज़ाना महसूस करते हैं और हम उसमें गलती कर जाते हैं। हम बार बार डिक्शनरी देखते हैं, हम लोगों से पूछते हैं कि भाई इसमें क्या आएगा। तो आज के सबक में हम उन्हीं चंद अहम को, जो बहुत ही अहम है, उनको हम पढ़ेंगे उनके सही इस्तेमाल के साथ। ओके, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एट की। एट का इस्तेमाल हम कब करते हैं? एट का इस्तेमाल हम करते हैं दुकान या काम की जगह वगैरह के साथ हम एट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप दुकान का माना बता रहे हो, आप कहीं दुकान पर हैं या किसी काम की जगह पर हैं, तो उस वक्त आप क्या इस्तेमाल करेंगे? आप एट इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप कहें हैव यू सीन माई ब्रदर एट द बार्बर शॉप या एट पार्टी। ठीक है, तो यहाँ पर आपने बार्बर शॉप का इस्तेमाल किया, क्योंकि बार्बर शॉप ये दुकान है और पार्टी ये भी एक जगह है जहाँ पर पार्टी होती है, काम होता है कोई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने एट का इस्तेमाल किया दोनों जगह पे। क्यों? क्योंकि ये दुकान या काम की जगह है। तो जब भी अगर आपको कहना हो कि मैं दुकान पर हूँ, मैं नाई की दुकान पर हूँ, तो आप कैसे कहेंगे? आई एम एट द बार्बर शॉप। आप नहीं कहेंगे आई एम ऑन द बार्बर शॉप। अगर आपने कह दिया आई एम ऑन द बार्बर शॉप तो आपका जुमला गलत हो जाएगा गाइस, बिल्कुल गलत माना जाएगा। ठीक है, तो अगर आज से आप बोले तो आप क्या कहेंगे? आई एम एट द बार्बर शॉप, आई एम एट द टी स्टॉल। आप नहीं कहेंगे आई एम ऑन द शॉप ऑफ बार्बर। नो, आपका जुमला गलत हो जाएगा। ठीक है,
तो जब भी आप दुकान या काम की जगह के बारे में बात कर रहे हो तो उस वक्त आप क्या इस्तेमाल करेंगे, आप एट का इस्तेमाल करेंगे। एट का इस्तेमाल हम आगे करते हैं मकान नंबर के साथ, यानी आपका घर नंबर होता है उसके साथ भी हम एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आप कहें ही लिव्स एट हाउस नंबर 52 या 52 गांधीनगर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आप घर नंबर बता रहे हैं हाउस नंबर 52। हाउस से पहले आपने क्या इस्तेमाल किया, हाउस नंबर से पहले एट का इस्तेमाल किया। आप नहीं कहेंगे ही लिव्स इन हाउस नंबर 52, आपका जुमला गलत हो जाएगा अगर आपने यहाँ पर इन इस्तेमाल कर दिया। अगर कहीं आ जाए एग्जाम वगैरह में या कहीं इंटरव्यू के लिए आप जा रहे हैं या आपके पास कोई फाइल आ गई प्रूफ रीडिंग के लिए, तो आप वहां पर ये जुमला देखें तो हाउस नंबर अगर लिखा है तो वहां पर आप एट का इस्तेमाल करेंगे, इन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, तो एट का ये दूसरा इस्तेमाल हुआ। एट का इस्तेमाल हम करते हैं वक्त से पहले। वक्त से पहले भी हम एट ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना हो लेट्स मीट एट 10 AM, चलो हम सुबह 10 बजे मिलते हैं या सुबह 10 बजे मिलते हैं, तो यहाँ पर आप हमेशा एट का इस्तेमाल करेंगे। याद रखें कि जब भी आप वक्त जिक्र कर रहे हो और इस तरह का कोई माना है तो आप वहां पर एट का इस्तेमाल करेंगे। आप नहीं कहेंगे लेट्स मीट 10 o'clock, गलत हो जाएगा। आपके लिए जरूरी है कि आप 10 से पहले या जो वक्त आप बतला रहे हैं उससे पहले एट का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे लेट्स मीट एट 10 o'clock या एट 11 o'clock, जो भी आप कहना चाहें आप बदल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपके लिए जरूरी होगा कि आप एट का इस्तेमाल करें अगर इस तरह का कोई माना आप दे रहे हैं तो। ओके, तो ये एट के 3 इस्तेमाल हुए। एट का इस्तेमाल हम ईमेल एड्रेस से पहले भी करते हैं। ईमेल एड्रेस अगर आप लिख रहे हैं तो उससे पहले भी आप एट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आप कहें प्लीज सेंड दीज फाइल्स एट info.lingoserver@gmail.com, ठीक है, तो ये आपका, आपने कहा प्लीज सेंड दीज फाइल्स कि आप इन फाइलों को भेज दें कहां पर, इस ईमेल एड्रेस पर, तो इसके लिए आपने क्या इस्तेमाल किया, एट। यहाँ पर ये भी एट ही का माना देता है, तो यहाँ पर आप एट इस्तेमाल करेंगे। आप नहीं कहेंगे टू, अगर आपने यहाँ पर टू का इस्तेमाल कर दिया तो आपका जुमला गलत हो जाएगा। प्लीज सेंड दीज फाइल्स टू info.@gmail.com, तो आपका जुमला गलत माना जाएगा। आपके लिए जरूरी है कि आप ईमेल एड्रेस से पहले क्या इस्तेमाल करें, एट इस्तेमाल करें, तो आपका जुमला क्या बनेगा, प्लीज सेंड दीज फाइल्स एट info.lingoserver@gmail.com। तो ये एट के 4 इस्तेमालात हैं जो कि बहुत अहम हैं। अगर आप गौर करें इन सारी मिसालों पर या इनके इस्तेमालात पर तो आपको अंदाजा होगा कि वाकई में इनकी हमें जरूरत पड़ती है रोजाना की जिंदगी में। लिहाजा आप इस चीज को आज से जहन में बिठा लीजिए कि आप एट का सही इस्तेमाल करेंगे, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं और हम बात करेंगे इनकी। इनका इस्तेमाल हम मुख्तलिफ मानी के लिए करते हैं, जिसमें से पहला इस्तेमाल है गली के साथ हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अगर आप बताना चाहते हैं कि मैं फुला गली में रहता हूं तो उसके लिए आप इन इस्तेमाल करेंगे, एट इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि अगर आप कहें माय ब्रदर लिव्स इन करीम स्ट्रीट, तो यहाँ पर आप गली की बात कर रहे हैं, गली, तो इसलिए आपने क्या इस्तेमाल किया, आपने यहाँ पर इनका इस्तेमाल किया, चूंकि यहाँ पर गली है इसलिए। ओके, तो गली के साथ हम इनका इस्तेमाल करते हैं। अगर हम बात करें तो महीना, इसी तरह से साल और मौसम से पहले, यहाँ पर मौसम है मौसम नहीं है, मौसम से पहले भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आप कहें आई विल कम बैक फ्रॉम सऊदी इन जनवरी, इसका मतलब होगा मैं जनवरी में सऊदी से वापस आऊंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने महीने से पहले इनका इस्तेमाल किया। अगर आप कहें कि मैं 2012 में पैदा हुआ तो आप कैसे कहेंगे, आई वॉज बोर्न इन 2012। ओके, तो यहाँ पर इन आप इस्तेमाल करेंगे। तो जब भी आप महीने का तस्करा करते हैं या साल का तस्करा करते हैं या मौसम का, तो उससे पहले आप क्या इस्तेमाल करेंगे, आप इनका इस्तेमाल करेंगे। इसी तरह से रंग, शक्ल और साइज के साथ भी आप इनका इस्तेमाल करेंगे। जिससे कि अगर आपको कहना हो कि दिस शर्ट डज नॉट कम इन ब्लैक, ठीक है, कि ये शर्ट या ये बू शर्ट जो है ब्लैक कलर में नहीं आता है या आती है, तो आप कैसे कहेंगे, दिस शर्ट डज नॉट कम इन ब्लैक। ओके, यानी ब्लैक में या ब्लैक कलर का शर्ट या टी शर्ट नहीं आती है या आता है। ओके, तो जब भी आप रंग का इस्तेमाल कर रहे हो, शक्ल आप बता रहे हो या साइज बता रहे हो, अगर आपको उसमें प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना हो तो आप उसमें क्या इस्तेमाल करेंगे, आप वहां पर इन इस्तेमाल करेंगे। तो ये इनके चंद या इनके 3 अहम इस्तेमालात हैं। इसके अलावा और भी इस्तेमालात हैं, लेकिन वो इस्तेमालात ज़रूरत के एतबार से बदलते रहते हैं।
तो ये आपके इनके इस्तेमालात हैं। उम्मीद करता हूं कि आप इनको सही से याद करेंगे। ओके, आगे हम बात करेंगे इन और एट में क्या फ़र्क है। ओके, आगे हम बात करेंगे इन और एट में क्या फ़र्क है। तो इनका इस्तेमाल हम देखिए, शहर हो, गांव हो या कस्बा हो, हम इन और एट दोनों इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई छोटा गांव हो तो बेहतर है कि हम वहाँ पर एट इस्तेमाल करें, और अगर हम किसी मुल्क की बात कर रहे हो तो इस सूरत में हम वहाँ इनका इस्तेमाल करेंगे। गोया कि खुलासे के तौर पर अगर कोई छोटी जगह हो तो वहाँ पर एट इस्तेमाल करेंगे, अगर कोई बड़ी जगह हो तो हम इनका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर आपको कहना हो आई लिव एट जोगाबाई इन ओखला, कि मैं ओखला में जोगाबाई में रहता हूँ। ओके, तो यहाँ पर जोगाबाई ये छोटा है बिलमुकाबिल ओखला के, यानी ओखला के अंदर जोगाबाई है, तो इसलिए जोगाबाई से पहले आप एट लाएंगे, और चूंकि ओखला बड़ा है इसलिए आप यहाँ पर इनके इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो अगर आप कहें आई लिव एट जोगाबाई इन ओखला, अगर आप कहें आई लिव एट बटला हाउस, आई लिव एट शाहीन बाग, लेकिन अगर आप ओखला लाएं तो क्या हो जाएगा इन ओखला, तो ऐसा तो आप कैसे कहेंगे आई लिव एट शाहीन बाग इन ओखला। तो जब भी कोई बड़ी जगह हो उससे पहले आप इनका इस्तेमाल करेंगे, और छोटी जगह हो तो उससे पहले आप एट का इस्तेमाल करेंगे। अब ये आपके सियाक के हिसाब से है, आप किस सिचुएशन में है, किस चीज़ को आप बड़ा मानते हैं, किस चीज़ को आप छोटा मानते हैं, तो वहाँ पर आपको फैसला करना होगा कि आपको इन इस्तेमाल करना है या एट इस्तेमाल करना है। ओके, लेकिन अगर कोई बहुत बड़ी जगह हो जिसमें कोई शक ना हो तो आप वहाँ पर इन इस्तेमाल करेंगे, एट का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जैसे कि अगर आप कहें आई लिव इन इंडिया, तो यहाँ पर इंडिया एक बड़ा मुल्क है, बड़ी जगह, इसमें कोई शक नहीं, किसी को शक नहीं है, एक पूरी कंट्री है, एक पूरा मुल्क है। ठीक है, तो यहाँ पर आप इनका इस्तेमाल करेंगे। आप नहीं कहेंगे आई लिव एट इंडिया, आपका जुमला गलत हो जाएगा। आप नहीं कहेंगे आई लिव एट पाकिस्तान, आई लिव एट कनाडा, आई लिव एट चाइना, नो, आपका जुमला गलत हो जाएगा। ओके, तो जितनी भी बड़ी जगह होंगी वहां पर हम इन इस्तेमाल करेंगे। तो ये इनका दूसरा एक और इस्तेमाल हुआ जिनको हमने इन और एट के दरमियान क्या फर्क है उसमें सीखा। तो इस चीज को आज से आप जहन नशी कर ले। आगे चलते हैं और हम बात करते हैं इनटू की। इनटू का इस्तेमाल हम कब करते हैं? इनटू का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब कोई चीज हरकत करते हुए अंदर आए, तो उस वक्त हम इनटू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम कहेंगे गाइस प्लीज कम इनटू माय रूम, तो यहाँ पर चूंकि आएंगे तो हरकत होगी उनसे, तो इसलिए आपने इनटू का इस्तेमाल किया। आपने कहेंगे गाइस कम इन माय रूम, आपका कहना गलत हो जाएगा। ओके, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे गाइस प्लीज कम इनटू माय रूम। लेकिन अगर आपने कह दिया प्लीज गाइस कम इन माय रूम, तो आपका जुमला सही नहीं माना जाएगा। ओके, आगे चलते हैं और हम बात करते हैं ऑन की। ऑन का इस्तेमाल मुख्तलिफ मानों में करते हैं, जिसमें से पहला इस्तेमाल है जब हम कोई चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं और वो चीज़ किसी चीज़ के ऊपर रखी हो और वो उसकी सतह को टच कर रही हो, तो इस सूरत में हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर आप कहें द बुक इज ऑन द टेबल, तो यहाँ पर क्या कॉन्सेप्ट निकल कर आएगा? यहाँ पर मतलब निकल कर आएगा कि किताब जो है वो टेबल की सतह पर है, यानी दोनों एक दूसरे को टच कर रही हैं। ठीक है, तो ये माना होगा आपका ऑन द टेबल का। इसका इस्तेमाल होता है दिन और तारीख से पहले भी हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आप कहें शी विल कम टू ऑफिस ऑन मंडे, ओके, तो जब भी आप दिनों के नाम ले लें तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑन। आप नहीं कहेंगे एट मंडे की वो सोमवार को आएगा या आएगी, तो आप नहीं कहेंगे शी विल कम टू ऑफिस एट मंडे, गलत हो जाएगा। दिनों से पहले हम हमेशा क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तारीख से पहले भी आप उनका इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि दे विल अटेंड द क्लास ऑन 31 अक्टूबर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं तारीख का हमने इस्तेमाल किया, तारीख यहाँ पर हमने लिखी है, तो इसलिए 31 अक्टूबर हो गया। ठीक है, आप इन नहीं करेंगे या एट नहीं करेंगे, बल्कि ऑन 31 अक्टूबर। तो जब भी आप दिन लिखें या तारीख लिखें तो उससे पहले आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये ऑन का दूसरा इस्तेमाल हुआ। ऑन का इस्तेमाल हम उस वक्त भी करते हैं जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, ख़ास तौर पर जब हम कोई चीज़ देख रहे होते हैं और वो चीज़ जिसमें हम देख रहे होते हैं उसमें स्क्रीन होती है, ख़ास तौर पर स्क्रीन होती है, जो भी आलात होते हैं वो स्क्रीन वाले होते हैं, और हम उसमें कोई चीज़ दिख रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, तो इस सूरत में भी हम ऑन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि अगर आप कहें दे आर वॉचिंग फाइनल मैच ऑन द टैब, आप नहीं कहेंगे कि वो लोग टैब में फाइनल मैच देख रहे हैं, तो इसके लिए आप कहें इन द टैब, नो, यहाँ पर आप कहेंगे दे आर वॉचिंग फाइनल मैच ऑन द टैब।
कि वो टैब पर, ऑन द लैपटॉप, लैपटॉप पर, ऑन द मोबाइल, मोबाइल पर वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग मैच देख रहे हैं। इसी तरह से आई एम प्लेइंग गेम ऑन द मोबाइल, कि मैं मोबाइल पर गेम खेल रहा हूँ। तो वहां पर आप क्या इस्तेमाल करेंगे, आप ऑन का इस्तेमाल करेंगे। ओके गाइस, तो ये ऑन का इस्तेमाल हुआ। ऑन का इस्तेमाल उस वक्त भी करते हैं जब हम कोई चीज बतला रहे हो और उसका ताल्लुक जिस्म से हो, जिस्म के हिस्से से हो। जैसे कि आप कहें द रिंग ऑन हर फिंगर इज सो ब्यूटीफुल, द रिंग ऑन हर फिंगर इज सो ब्यूटीफुल, कि उस लड़की की उंगली पर, उस लड़की की उंगली में जो अंगूठी है बहुत खूबसूरत है। उर्दू में तो मैं का तर्जुमा होगा, लेकिन इंग्लिश में हम इसका तर्जुमा ऑन से करेंगे, पर नहीं करेंगे उर्दू में आप, ठीक है। गर्चे इंग्लिश में ऑन हमने इस्तेमाल किया है, बट उर्दू में हम इनका माना देंगे। तो जब भी आज़ाए जिस्म के मुतालिक से आप गुफ्तगू कर रहे हो और वहां पर आपको इस तरह का कोई सियाक या इस तरह का कोई माना देना हो, तो आप क्या इस्तेमाल करेंगे, ऑन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आपने क्या इस्तेमाल किया, द रिंग ऑन हर फिंगर इज सो ब्यूटीफुल, कि उसकी उंगली में जो अंगूठी है वो बहुत ही खूबसूरत है। तो ये ऑन के इस्तेमालात हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये बिल्कुल वाजे हो गए होंगे आपके साथ, खास तौर पर दिनों के नाम से पहले और तारीख के नाम से पहले, तारीख से पहले, यहाँ पर तो आपसे बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए। और ये चीज़ बहुत आम है, अभी से आप इस चीज़ को जहन में बिठा लें कि दिन से और तारीख से पहले हम हमेशा क्या लिखते हैं, हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं या ऑन लिखते हैं। तो ये सारी बातें ऑन के बारे में हुई। आगे चलते हैं और हम बात करते हैं ऑन और अपॉन में क्या फ़र्क है। तो ऑन का इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम बात कर रहे हो कि कोई चीज़ किसी चीज़ पर रखी हुई है और उसकी सतह को छू रही है और उसमें कोई हरकत नहीं पाई जा रही है। जैसे कि आप कहें माई की इज़ ऑन द टेबल, माई की इज़ ऑन द टेबल, कि मेरी जो चाबी है वो मेज पर है। तो यहाँ पर कोई हरकत नहीं, बस चाबी रखी हुई है, कोई हरकत नहीं पाई जा रही है। लेकिन अगर कोई ऐसी चीज़ आप बतला रहे हैं जो हरकत करते हुए किसी चीज़ पर आई है, तो उस वक्त आप अपॉन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि आप कहें द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल, कि बिल्ली ने जो है टेबल पर छलांग लगाई। तो यहाँ पर अपॉन का आपने इस्तेमाल किया, चूंकि जंप में हरकत पाई जाती है, तो इसलिए आपने क्या इस्तेमाल किया, यहाँ पर आपने अपॉन का इस्तेमाल किया। तो जब भी आप बात कर रहे हो और उसमें पर का माना हो और उसमें हरकत पाई गई हो, तो उसमें आप क्या इस्तेमाल करेंगे, आप उसमें अपॉन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, तो ये अपॉन का भी एक अपना इस्तेमाल हो जिसको आपने ऑन और अपॉन में सीखा। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि अपॉन का इस्तेमाल कब करते हैं, तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे अपॉन का इस्तेमाल उस वक्त करते हैं जब कोई चीज़ किसी चीज़ पर हो और वो हरकत करते हुए हो, ठीक है, हरकत करती हुई वो चीज़ आई हो या हरकत कर रही हो, तो इस सूरत में हम अपॉन का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आगे चलते हैं, हम बात करेंगे टू का, टू के बारे में बात करेंगे। तो टू का इस्तेमाल हम मुख्तलिफ माने में करते हैं, जिसमें से पहला है सिमत या जगह बताने के लिए, डायरेक्शन बतलाने के लिए हम टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप कहते हैं टर्न टू योर राइट, टर्न टू योर राइट, कि अपने दाएं जानिब मुड़ जाओ। तो यहाँ पर आपने सिमत को बताया, ठीक है, टर्न टू योर राइट, यानी आप बता रहे हैं कि आप दाएं जानिब मुड़ जाएं, तो यहाँ पर आपने टू का इस्तेमाल किया। इसी तरह से ताल्लुकात को जाहिर करने के लिए भी हम टू का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप कहते हैं योर मैसेज इज़ नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट टू मी, कि आपका जो मैसेज है, आपका जो पैगाम है, वो मेरे लिए इतना ज़्यादा अहम नहीं है। तो आपके मैसेज का ताल्लुक किससे जोड़ रहा है, मुझसे जोड़ रहा है। तो यहाँ पर टू का इस्तेमाल हमने ताल्लुकात को जोड़ने के लिए भी किया। ओके, तो ये टू का दूसरा इस्तेमाल हुआ। टू का इस्तेमाल हम मुद्दत को बतलाने के लिए भी करते हैं। जैसे कि आप कहते हैं आई विल स्टे हियर फ्रॉम 1 PM to 6:30 PM, कि मैं यहाँ पर ठहरूंगा दोपहर 1 बजे से शाम 6:30 बजे तक। तो गोया कि आपने मुद्दत को बतलाने के लिए भी टू का इस्तेमाल किया। ओके, तो ये टू के बहुत ही आम इस्तेमालात हैं जिनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए हमने इनको यहाँ पर लिख दिया। इसके अलावा और भी इसके इस्तेमालात हैं जिनको आप इंशाल्लाह जब पढ़ेंगे खुद से ही जानेंगे उनको। ओके, तो ये सारी बातें हुई टू के बारे में। आगे चलते हैं और हम बात करते हैं फॉर। फॉर का इस्तेमाल हम कब करते हैं, फॉर का इस्तेमाल हम करते हैं वजह बतलाने के लिए। जैसे कि आप कहें आई एम हेयर ओनली फॉर योर एजुकेशन, आई एम हेयर ओनली फॉर योर एजुकेशन, कि मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपकी पढ़ाई की वजह से हूँ। यानी अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे होते तो मैं यहाँ नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर अगरचे फॉर आया हुआ, लेकिन आप इसका तर्जुमा वजह से कर सकते हैं।
कि मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए नहीं हूँ या मैं तुम्हारी पढ़ाई के लिए हूँ, यही ज़रूरी नहीं है। आप कह सकते हैं कि मैं तुम्हारी पढ़ाई की वजह से हूँ सिर्फ यहाँ, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल बिकॉज ऑफ के माने में आपने किया, तो गोया की वजह बतलाने के लिए भी हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल है गैर मुतय्यना वक्त से पहले हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं, यानी कोई टाइम है और आप बात कर रहे हो किसी टाइम के बारे में और वो टाइम फिक्स नहीं है, मुतय्यन नहीं है, कितनी यानी कितना, तो उस वक्त आप क्या इस्तेमाल करेंगे, उस वक्त आप फॉर का इस्तेमाल करेंगे। खास तौर पर प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट में आपने पढ़ा था पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इस तरह से फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस वाली बहस में आपने पढ़ा था कि फॉर का इस्तेमाल हम जब टाइम फिक्स ना हो तो करते हैं। जैसे कि आप कहें आई हैव बीन वर्किंग एट जामिया फॉर ईयर्स, आई हैव बीन वर्किंग एट जामिया फॉर ईयर्स, कि मैं जामिया में सालों से काम कर रहा हूँ, सालों से काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पर कितने साल आपने नहीं लिखा, इसलिए क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा फॉर ईयर्स। ओके, तो ये फॉर का दूसरा इस्तेमाल हुआ कि गैर मुतय्यना वक्त से पहले हम फॉर का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल है मुद्दत बतलाने के लिए भी, यानी टाइम बतलाने के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आप कहें आई विल स्टे हियर फॉर 3 आवर्स, कि मैं यहाँ पर 3 घंटों तक रुकूंगा या 3 घंटे के लिए रुकूंगा। ओके, तो यहाँ पर आप मुद्दत यानी टाइम बतला रहे हैं, तो यहाँ पर आपने फॉर का इस्तेमाल किया जो कि लिए के माने में है। और अगर आप तक का माने इस्तेमाल करें तो टू, लेकिन टू का इस्तेमाल आप वक्त से पहले करेंगे, वहां पर वक्त होगा फ्रॉम 11 to 12 लाइक दैट। ओके, फ्रॉम 1 hour to 3 hours लाइक दैट। लेकिन इस तरह का जुमला आ जाए फ्रॉम वगैरह ना हो तो बेहतर है कि आप वहां पर फॉर का इस्तेमाल करें। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप कहेंगे आई विल स्टे हियर फॉर 3 hours, आप नहीं कहेंगे आई विल स्टे हियर 2-3 hours, आपका जुमला गलत हो जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर फ्रॉम आ जाए, जैसे आई विल स्टे हियर फ्रॉम 5 to 6 hours, तब वहां पर आप टू इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले फ्रॉम नहीं है तो इसलिए आप यहाँ पर फॉर का इस्तेमाल करेंगे। तो ये इस्तेमाल हुआ फॉर का। आगे चलते हैं और हम बात करेंगे सिंस का। और सिंस का एक ही इस्तेमाल है इस तरह के माने में, और यह है कि मुतय्यना वक्त से पहले हम सिंस का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आपका कहना हो कि आई हैव बीन स्टडीइंग एट जामिया सिंस 2018, ओके, कि मैं 2018 से जामिया में पढ़ाई कर रहा हूँ। तो यहाँ पर चूंकि 2018 ये मुतय्यना वक्त है, मुतय्यन फिक्स टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पर सिंस का इस्तेमाल किया। ओके गाइज, आगे चलते हैं और हम अब बात करेंगे बाई के बारे में। बाई का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है रोज़ाना की ज़िंदगी में। बाई का इस्तेमाल हम मुख्तलिफ मानी में करते हैं, जिसमें से पहला इस्तेमाल है नज़दीक या करीब का माना देने के लिए। जैसे कि अगर आपको कहना हो कि मैं रेलवे स्टेशन के पास रहता हूँ, आप कैसे कहेंगे ही लिव्स बाय द रेलवे स्टेशन, कि वो रेलवे स्टेशन के पास रहता है, वो रेलवे स्टेशन के करीब रहता है, वो रेलवे स्टेशन के नज़दीक रहता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप नियर लाएं यहाँ पर, बल्कि आप बाय के ज़रिए भी वो माना अदा कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं ही लिव्स बाय द रेलवे स्टेशन, कि वो रेलवे स्टेशन के पास या करीब रहता है। ओके, इसी तरह से नकलो हमल के ज़राए से पहले भी हम बाई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आप कहें ही इज़ गोइंग टू मुंबई बाई ट्रेन, यहाँ पर ये नकलो हमल के ज़राए का मतलब जिससे आप एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बाई ट्रेन ये एक ज़रिया है नकल होने का एक जगह से दूसरी जगह। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ही इज़ गोइंग टू मुंबई बाई ट्रेन, कि वो ट्रेन के ज़रिए मुंबई जा रहा है। तो यहाँ पर हमने बाई का इस्तेमाल किया। ओके, बाई का इस्तेमाल हम अदायगी के ज़राए से पहले भी करते हैं, यानी आप पैसे अदा करते हैं तो कोई ज़रिया होता है ना, कोई ज़रिया होता है पैसे अदा करने का, तो उससे पहले भी हम बाई का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि हम कहेंगे आई हैव पेड यू द फी बाय क्रेडिट कार्ड, कि मैंने आपको फीस अदा कर दी क्रेडिट कार्ड के ज़रिए। तो क्रेडिट कार्ड जो होता है ये एक ज़रिया है पैसा अदा करने का, इससे पहले भी हम बाई का इस्तेमाल करेंगे। ओके, आगे हम बात करेंगे पैसिव वॉइस में फाइल से पहले। पैसिव वॉइस अगर आपने पढ़ा होगा तो वहाँ पर मैंने बताया था कि फाइल यानी डूअर काम करने वाला है, अगर आप उसको जाहिर करना चाहते हैं तो आप ला सकते हैं, लेकिन उससे पहले आप बाई का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो पैसिव वॉइस में भी आप बाई का इस्तेमाल करते हैं फाइल यानी डूअर से पहले। जैसे कि आप कहें गोल्डन इंग्लिश हैज़ बिन रिटन बाय मिस्टर हबीब रियाज, तो यहाँ पर ये गोल्डन इंग्लिश हैज़ बिन रिटन ये आपका पैसिव वॉइस है, और मिस्टर हबीब रियाज जो आपका डूअर है, लिखने वाले हैं, तो इसलिए आपने इससे पहले क्या इस्तेमाल किया, आपने इससे पहले बाई का इस्तेमाल किया। तो ये चंद अहम इस्तेमालात हैं बाई के,
जिनकी आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ेगी। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें इसकी ज़राए की, तो इसकी तो आपको रोज़ाना ज़रूरत पड़ेगी। इसी तरह से इसकी भी आपको ज़रूरत पड़ेगी, मतलब चारों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन इन दोनों की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत पड़ सकती है और इसकी भी, ठीक है। तो ये आपके बाई के इस्तेमालात हैं। इसके अलावा और भी हम माना देते हैं बाई का, लेकिन वो ज़्यादा अहम नहीं है, वो रोज़ाना इस्तेमाल नहीं होते हैं, इसलिए उनको हमने नहीं लिखा है। इनके अलावा और भी इनके मानी हैं, इनके इस्तेमालात हैं, जिनको आप ज़रूरत के एतबार से सीख जाएंगे इंशाल्लाह जब आप पढ़ना शुरू करेंगे लिटरेचर वगैरह। या जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी तो आप खुद ब खुद ही समझ जाएंगे, बाई का जो माना निकल कर आएगा उसको मद्देनज़र रखते हुए। ओके गाइज, तो ये सारी बातें हुई बाई के बारे में। आगे हम बात करेंगे विथ की। विथ का इस्तेमाल हम कब करते हैं? विथ के भी कई सारे इस्तेमालात हैं, जिसमें से पहला इस्तेमाल है आलात, यानी काम करने की जो चीज़ें होती है ना, काम करने की जो चीज़ें होती हैं उनसे पहले हम विथ का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आपको कहना हो ही इज़ डिगिंग द ग्राउंड विद स्पेड, कि वो फावड़े के ज़रिए से ज़मीन को खोद रहा है, ज़मीन में गड्ढा कर रहा है। तो यहाँ पर ये आला स्पेड, एक आला है, इसके ज़रिए से आप काम कर रहे हैं, तो इसलिए आप क्या इस्तेमाल करेंगे? विद इस्तेमाल करेंगे। आप बाई इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है, बाई इस्तेमाल नहीं करेंगे, विद इस्तेमाल करेंगे। अगर आपको कहना हो कि मैं पेंसिल के ज़रिए से ख़त लिख रहा हूँ, तो आप कैसे कहेंगे? आई एम राइटिंग लेटर विद पेंसिल। आप बाई पेंसिल नहीं कहेंगे, आपका बाई पेंसिल कहना गलत हो जाएगा, ठीक है। विद पेन, विद अ पेन, विद अ पेंसिल, लाइक दैट। ओके, तो जब भी आप आलात का इस्तेमाल कर रहे हो और उनका आप इस्तेमाल कर रहे हो, उस वक्त आप क्या इस्तेमाल करेंगे? आप विद इस्तेमाल करेंगे उस आले से पहले। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि विद स्पेड, यानी फावड़ा एक आला है जिसके जरिए से आप गड्ढा कर रहे हैं, तो इसलिए हमने वहां पर विद का इस्तेमाल किया। इसी तरह से विद का इस्तेमाल साथ का माना देने के लिए होता है। जैसे कि आप कहें कि वी हैड आवर लंच विद टमाटो सॉस, कि हमने जो है दोपहर का खाना खाया यानी टमाटर की चटनी के साथ, ठीक है। इसके अलावा और भी आप मिसाल लिख सकते हैं, गोया कि यहाँ पर आपने साथ का माना देने के लिए इसका इस्तेमाल किया। ओके गाइस, इसका इस्तेमाल होता है रखने का माना देने के लिए, यानी रखना। जैसे कि आप कहें पीपल विद अ लॉट ऑफ मनी इन देयर बैंक अकाउंट आर नॉट ऑलवेज हैप्पी, कि वो लोग जिनके बैंक अकाउंट में बहुत सारे पैसे होते हैं या जो बहुत सारे पैसे रखे हुए होते हैं अपने बैंक अकाउंट में, ज़रूरी नहीं कि वो हमेशा खुश रहें। ओके, तो यहाँ पर आपने विद का इस्तेमाल किया, और विद का इस्तेमाल का यहाँ पर साथ तर्जमा नहीं करेंगे कि जो है अपने बैंक अकाउंट में बहुत ज़्यादा पैसों के साथ, ये आपका तर्जमा नहीं होगा सही, बल्कि वो लोग जो अपने बैंक अकाउंट में ढेर सारा पैसे रखे हुए हैं। तो यहाँ पर विद का तर्जुमा आपने क्या किया? आपने इसका तर्जुमा किया रखने से, हैविंग से, ठीक है। तो गोया कि विद को हम रखने के माने में भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये विद के बहुत ही आम इस्तेमालात हुए 3, जिनको हमने आपके सामने बयान किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। ख़ास तौर पर आपसे गलती नहीं होनी चाहिए जब आप कोई इस तरह का जुमला इस्तेमाल कर रहे हो, जब आप कोई काम कर रहे हो और वो काम आप किसी आले के ज़रिए से कर रहे हो, उसके सहारे से कर रहे हो, आप वहाँ पर विद इस्तेमाल करेंगे, आप वहाँ पर बाई इस्तेमाल नहीं करेंगे। ख़ास तौर पर अगर आप कलम या पेंसिल कहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी कि आप विद इस्तेमाल करें। आप नहीं कहेंगे आई एम राइटिंग द लेटर बाई अ पेन, आप कहेंगे आई एम राइटिंग अ लेटर विद अ पेन, ठीक है। तो आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी बातें हुई किसके बारे में? ये सारी बातें हुई विद के बारे में। आगे चलते हैं और हम बताते हैं आपको इन और विद इन में क्या फ़र्क है। ओके, इनका इस्तेमाल मैंने बताया, ये बहुत सारे मानों में इस्तेमाल होता है। इनमें से एक इस्तेमाल वक्त से पहले होता है, यानी वक्त के लिए भी हम इनका इस्तेमाल करते हैं। ओके, गोया कि इन और विद इन का इस्तेमाल यहाँ पर हम सीखेंगे, लेकिन चूंकि दोनों में फ़र्क है इसलिए हमने यहाँ पर इनको लिखा। इनका इस्तेमाल हम वक्त से पहले करते हैं और विद इन का भी इस्तेमाल हम वक्त से पहले करते हैं, ठीक है। इनका इस्तेमाल हम कब करते हैं? इनका इस्तेमाल हम उस वक्त करते हैं जब हम ये बतलाना चाह रहे हैं कोई काम किसी मुतय्यना वक्त के बाद होगी, यानी मुतय्यना वक्त के ख़त्म होने के बाद हमारा काम होगा, तो उस वक्त हम इनका इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम ये बताना चाहें कि कोई काम मुतय्यना वक्त के अंदर यानी वो वक्त ख़त्म होने से पहले या वक्त पूरा होने से पहले या वक्त आने से पहले ही पूरा हो जाएगा, तो उस सूरत में हम विद इन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आप कहें आई विल कंप्लीट रीडिंग दिस बुक इन 2 hours, तो इसका क्या मतलब समझ में आएगा? इसका मतलब समझ में आएगा कि 2 घंटे के बाद ही हमारी ये किताब पढ़कर मुकम्मल होगी, यानी 2 घंटे लग जाएंगे, ये माना निकल कर आ रहा है। लेकिन 2 घंटे से कम ही लगेंगे, 2 घंटे के अंदर ही आप पढ़कर फारिग हो जाएंगे किताब से। तो आप कैसे कहेंगे? आप कहेंगे आई विल कंप्लीट रीडिंग दिस बुक विद इन 2 hours।
यानी 2 घंटे से पहले ही आप पढ़कर फारिग हो जाएंगे इस किताब को। तो ये फ़र्क है इन और विद इन के इस्तेमाल में, जिनका जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। ओके, तो जब भी कहना हो कि अंदर अंदर 2 घंटे के अंदर अंदर आपका काम हो जाएगा तो आप विद इन इस्तेमाल करेंगे, लेकिन 2 घंटे के अंदर यानी 2 घंटा पूरा होने के बाद ही काम पूरा होगा तो आप इन इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर आप आफ्टर भी लगा सकते हैं, लेकिन आफ्टर का मतलब बहुत दूर का हो जाएगा। आफ्टर 2 आवर्स का मतलब कोई शक नहीं है कि 2 घंटे से ज़्यादा 2.5 घंटे 3 घंटे हो जाए, लेकिन इन 2 आवर्स का मतलब होगा कि एटलीस्ट आपके 2 घंटे तो लगेंगे ही, यानी 2 घंटा हो ही जाएंगे आपके। ये माना होगा आफ्टर का और इन का अगर आप इस्तेमाल करें आफ्टर 2 आवर्स और इन 2 आवर्स। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा इनका और विद इन का इस्तेमाल। आगे चलते हैं और हम बात करते हैं बिसाइड्स की और बिसाइड की। बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फ़र्क है? मजीद का माना अदा करने के लिए आप बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आपको कहना हो पास का माना अदा करना तो आप उसके लिए बिसाइड का इस्तेमाल करते हैं। एस के साथ है एक और एक बगैर एस के है। जैसे कि अगर आप कहें बिसाइड्स ईटिंग राइस ही एट मैंगो, तो उसका क्या मतलब होगा? चावल के अलावा आम भी खाया। ठीक है, यानी उसने मजीद क्या किया? बिसाइड्स ईटिंग राइस यानी चावल खाने के अलावा ही एट मैंगो, उसने आम खाया। ठीक है, तो उसने कोया की इजाफा कर दिया, जायद काम कर दिया। ही मेट एंगो एंड राइस बोथ, दोनों चीजें उसने खाई। लेकिन अगर आप कहें ही केम एंड सेट बिसाइड मी, तो यहाँ पर बिसाइड का मतलब होगा करीब या पास। तो क्या माना होगा ही केम एंड सेट बिसाइड मी का? कि वो आया और मेरे पास या मेरे नजदीक बैठ गया। ओके, तो ये 2 इस्तेमाल हैं बिसाइड और बिसाइड्स में। और ये बिसाइड और बिसाइड्स एक ऐसे प्रीपोजिशंस हैं जो एग्जाम में आते हैं गाइस, याद रखें ये एग्जाम में आते हैं ताकि आप क्या ग्रामर चेक कर सकें। तो इसलिए आप इस चीज़ को बगौर ध्यान में बिठा लें, बिसाइड और बिसाइड्स में क्या फ़र्क है। बिसाइड का मतलब होता है करीब में, पास में, और बिसाइड्स का मतलब होता है अलावा या मजीद। ओके, और यहाँ पर मैंने मिसालें लिख दी हैं, बहुत ही क्लियर हैं। आगे चलते हैं और हम बात करते हैं बिटवीन और अमंग की। ठीक है, बिटवीन का मतलब होता है दरमियान और अमंग का मतलब भी होता है दरमियान। दोनों के माने होते हैं दरमियान, बीच में, लेकिन दोनों के इस्तेमाल में फ़र्क है। और ये भी एक ऐसा प्रीपोजिशन है या एक ऐसे यानी ये दोनों एक ऐसे प्रीपोजिशन हैं जो एग्जाम में भी आते हैं। तो बिटवीन का इस्तेमाल हम 2 लोगों के दरमियान के माने में अदा करने के लिए करते हैं, और अमंग का इस्तेमाल हम कब करते हैं? जब 2 से ज़ायद लोग हों। जैसे कि आप कहें दे आर डिस्कसिंग अमंग देमसेल्व्स, यहाँ पर क्या मतलब होगा कि 2 लोग नहीं है बल्कि 2 से ज़्यादा लोग हैं। लेकिन अगर आप कहें ही इज स्टैंडिंग बिटवीन हिज मदर एंड हिज फादर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिटवीन का इस्तेमाल हमने किया यहाँ पर, क्योंकि हिज मदर एंड हिज फादर ये सिर्फ 2 ही लोग थे। ठीक है, तो इसलिए हमने बिटवीन का इस्तेमाल किया। लेकिन अगर यहाँ पर हम किसी और को जोड़ दें, हिज ब्रदर भी कर दें, तो यहाँ पर अमंग हो जाएगा गाइस। तब कैसे कहेंगे? इज स्टैंडिंग अमंग हिज फादर एंड हिज मदर एंड हिज ब्रदर। तो ये आपका इस्तेमाल होगा अमंग का और बिटवीन का। तो ये चंद बहुत ही अहम प्रीपोजिशन थे जिनकी हमें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ज़रूरत पड़ती है, इसलिए मैंने उन सारों को इनके सही इस्तेमालात के साथ यहाँ पर जिक्र कर दिया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। तो इन्हीं के साथ आज का हमारा सबक ख़त्म हुआ, और उम्मीद करता हूँ कि आपने इस लेसन को एंजॉय किया होगा। तो आज के सबक में हमने क्या सीखा गाइस? आज के सबक में हमने प्रीपोजिशन के बारे में बात की, और हमने बताया प्रीपोजिशन किसे कहते हैं। तो प्रीपोजिशन कहते हैं उन अल्फाज को, उन कलिमात को अंग्रेजी ज़ुबान के जो जुमलों में आते हैं, किसी नाउन से पहले, प्रोनाउन से पहले भी आ सकते हैं, और जुमले में मौजूद दूसरे नाउन से उस नाउन का ताल्लुक जोड़ते हैं, रब्त जोड़ते हैं, और ये ताल्लुक जगह के नाये से हो सकता है, वक्त के नाये से हो सकता है, और सिमत के नाये से हो सकता है। जैसे कि अगर आप कहें द बुक इज ऑन द टेबल, यहाँ पर जगह का रब्त पाया गया। अगर आप कहें हमूद लिव्स इन न्यू दिल्ली, यहाँ पर मकान का रब्त पाया गया। अगर आप कहें ही टर्न टू द लेफ्ट सडनली, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सिमत का जो है माना पाया गया। अगर आप कहें आई विल बी देयर एट 3 o'clock, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर वक्त का माना पाया गया। तो इसको हम क्या कहेंगे? इनको हम कहेंगे प्रीपोजिशन। आगे हमने पढ़ा, मज़ीद जानकारी हमने ली प्रीपोजिशन के बारे में, और पहली जानकारी क्या थी कि प्रीपोजिशन का अपना ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट से मुराद वो होता है जिस पे प्रीपोजिशन दाखिल हो, चाहे इसम हो चाहे कुछ भी हो, कुछ भी हो सकता है, इसम ज़रूरी नहीं है। इसी तरह से हमने आगे पढ़ा कि एक प्रीपोजिशन के एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि एक ही ऑब्जेक्ट हो।
आगे हमने पढ़ा प्रीपोजिशन को हम यानी प्रीपोजिशन को हम उसके ऑब्जेक्ट से पहले ही लिखते हैं, यानी जिस पर दाखिल होता है, यानी प्रीपोजिशन को हम पहले लिखते हैं और जिस पर दाखिल होता है उसको बाद में लिखते हैं। लेकिन कुछ हालात ऐसे हैं, कुछ जो है जगह ऐसी हैं जहाँ पर हमें प्रीपोजिशन को आखिर में लिखना होता है और इसके ऑब्जेक्ट को पहले लिखना होता है। जिसमें से पहली जगह है आपकी जब डेट आ जाए जुमले के अंदर और रिलेटिव प्रोनाउन हो। इसी तरह से प्रीपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हो। इसी तरह से कभी कभी हम जुमले में जोर पैदा करना चाहते हैं तो उस सूरत में भी हम जो है प्रीपोजिशन को बाद में लिखते हैं। ओके गाइस, आगे चलते हैं और हमने आगे जो गुफ्तगू की थी वो काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन के बारे में गुफ्तगू की थी। मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन की कुल 3 किस्में हैं बनावट के एतबार से, स्ट्रक्चर के एतबार से। पहले को हम बोलते हैं सिंपल प्रीपोजिशन, इसका मतलब होता है कि जो असली हो, किसी और से बना हुआ ना हो। दूसरे को हम बोलते हैं कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन का मतलब होता है जो असली ना हो बल्कि 2 से या 3 से मिलकर बना हो। और तीसरे को हम बोलते हैं फ्रेज प्रीपोजिशन। तो फ्रेज प्रीपोजिशन किसे कहते हैं? फ्रेज प्रीपोजिशन कहते हैं उन प्रीपोजिशन को या उन अल्फाज के मजमूए को जो मुकम्मल माना नहीं देते हैं और जुमलों में उनका इस्तेमाल हम एज आ प्रीपोजिशन करते हैं। और इनके ताल्लुक से हमने चंद मिसालें आपके सामने पेश की जब हम तफसील के साथ गुफ्तगू कर रहे थे गाइस। आगे हमने कुछ रोज़ाना की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले प्रीपोजिशन को सीखा, जिसमें से हमने आपको बताया एट के बारे में, इसी तरह से इन के बारे में, इनटू के बारे में बताया, ऑन के बारे में बताया, टू के बारे में बताया, फॉर के बारे में बताया, सिंस के बारे में बताया, बाय के बारे में हमने गुफ्तगू की, विद के बारे में हमने गुफ्तगू की, बिसाइड्स और बिसाइड के बारे में हमने गुफ्तगू की, इसी तरह से बिटवीन और अमंग के बारे में हमने गुफ्तगू की। तो ये चंद बहुत ही अहम और ज़रूरी प्रीपोजिशन है जिनकी हमें ज़रूरत पड़ती है रोज़ाना की ज़िंदगी में। तो इनको हमने तफसील के साथ, इनकी मिसालों के साथ पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आज का भी सबक बिल्कुल आपके लिए वाज़े रहा होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप बिला झिझक हमसे कर सकते हैं। ओके गाइस, तो इन्हीं के साथ हमारा आज का सबक ख़त्म हुआ। अब हम होमवर्क की तरफ चलते हैं। आपसे गुजारिश करूंगा कि आप पहले लेसन को समझ लें और हमारी किताब से लेसन को पढ़ लें ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। उसके बाद ही होमवर्क करें, क्योंकि हमारा जो होमवर्क होता है वो लेसन की बुनियाद पर ही होता है, यानी जो कुछ हम आपको पढ़ाते हैं उसी को मद्देनज़र रखते हुए हम होमवर्क आपको देते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप होमवर्क करने से पहले लेसन को पढ़ लें, उसको समझ लें ताकि आप होमवर्क कर सकें। और हमारा होमवर्क कैसा होता है आप जानते हैं कि हमारा होमवर्क होगा कि हम डायरेक्टली आपको क्वेश्चन दिखाएंगे, हम पहले से आपको क्वेश्चन नहीं देंगे और आपको जो है चॉइस वाले क्वेश्चन होंगे, यानी 3-4 ऑप्शन आपको मिलेंगे जिसमें से जो सही जो होगा उसी को आपको चुनना होगा। इसी तरह से हमारा होमवर्क होता है। तो आप होमवर्क करने से पहले प्लीज़ एक बार लेसन को समझ लें, उसको पढ़ लें ताकि आप होमवर्क बआसानी कर सकें। तो इन्हीं के साथ आज का भी हमारा सबक ख़त्म हो। उम्मीद करता हूँ कि आपने आज के सबक को एंजॉय किया होगा। इन्हीं चंद कलिमात के साथ हम आपसे रुखसत होते हैं। इंशाअल्लाह हम मिलेंगे